नदियों से निकलने वाली जो सैंड है या हमारी जो रिवर सैंड है उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? अगर हमारे डिपॉजिट खत्म हो चुके हैं तो अब क्या कर सकते हैं? इसी चीज़ को समझने के लिए हम कश्मीर ऑब्जर्वर की टीम जो है महाराष्ट्र के बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट में गई। ये तकरीबन नागपुर सिटी से 350 किलोमीटर दूर है और बुल्दाना से हम आगे चले गए खाम गांव में, और खाम गांव में हम मिले पवन जपाड़े से, जिन्होंने इंडिया का सबसे टॉप इस वक्त BHS टेक्नोलॉजी का रोटरी मिल उन्होंने कायम की है, जहां पे पत्थरों को ग्राइंड करके उनसे जो है सैंड निकाली जाती है। और सबसे बड़ी बात है इस प्लांट से कोई भी पोल्यूशन नहीं निकलता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली पानी का छिड़काव होता है और पोल्यूशन और ये डस्ट पोल्यूशन को अरेस्ट करने के लिए उसमें बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, फाइनली हम जो है हम गांव पहुंच गए हैं। शलोडी गांव ये है। पवन झापड़े हैं हमारे साथ। यहाँ पे एम सैंड बनाते हैं, ये मैन्युफैक्चर्ड सैंड। जैसा कि पहले भी बताता था मैं, बार बार हम हाईलाइट करते रहते हैं, हमारे जो सैंड रिसोर्सेज हैं, नदियां हैं, नाले हैं, जितने भी हमारे हैं वो खत्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये अब जो है मैन्युफैक्चर्ड सैंड की तरफ आ रहे हैं, एम सैंड। मगर जो कि स्टोन क्रशर्स में जो सैंड बनाई जाती है, डस्ट बनाई जाती है, उसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, बाकी चीजें हो रही है। अब जो जर्मन टेक्नोलॉजी की मदद से, मुझे लगता है इंडिया का पहला प्लांट होगा ये पूरा अपने इंडिया का पहला प्लांट है यहाँ पे महाराष्ट्र के विदर्भ के अंदर। ये अपना इन्होंने यहाँ पे पवन जी ने खोल के रखा है। तो हमारे यहाँ जो सैंड होती है वो रिवर की सैंड है, नदियों की सैंड है। और वो जो नदियों की सैंड है टेक्निकली वो कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, बनी नहीं है असल में। ये पवन जी भी बोलते हैं असल में जो है मैन्युफैक्चर्ड सैंड ही कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करनी है, क्योंकि जो हमारी रिवर सैंड है ये पानी को बचाती है, ये हमारे किनारों को बचाती है, एम्बैंकमेंट्स को बचाती है नदी के। मगर हम इसको निकाल के उसकी वजह से हमारे नदी के जो किनारे कमजोर होते हैं। पवन जी, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। नदी की रेती का काम है कि जो बहता हुआ पानी है उसको रोकना और उसको जमीन के अंदर पर्कुलेट करना, ये है उसका काम। वो कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट नहीं है। कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट के लिए आपको ऐसा एमसैंड यूनिट डालना पड़ेगा, उसी से सैंड बनानी पड़ेगी। दूसरा कि नदी की रेती जो लोग निकाल रहे हैं वो ये लोग ये नहीं बताते कि उसको जब स्क्रीनिंग किया जाता है तो 60% वो वेस्टेज है, उसमें का 40% ही यूज होता है। पर ये जो आर्टिफिशियल जो अपन एमसैंड जो बोल रहे हैं, इससे जो सैंड बनता है वो 100% यूजेबल है। और 100% यूज होने के बाद में ये आपको कॉस्ट इफिशिएंट भी है, आपको इसमें का पैसा भी सेविंग होता है आपका। उसके बाद में आपको क्वांटिटी भी ज्यादा मिलती है। दूसरा कि टेक्निकली आप जो बिल्डिंग जो है वो बहुत अच्छे प्रकार से बनती है, मजबूत बनती है, उसके अंदर हेयर क्रैक्स नहीं आते। नदी की रेती जो यूज करने वाला रहता है ना, उसको सीमेंट का भी खर्चा बहुत ज्यादा लगता है, इसके अंदर सीमेंट कम लगता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, जो लोग बोलते हैं ना कि नदी की रेती यूज करो, अभी आप कश्मीर से है, कश्मीर दुनिया की जन्नत है, तो जन्नत को अपने को बचाना है, तो वो बचाने के लिए आपको रिवर सैंड जो है, रिवर सैंड, मेरी बात मैं जान तोड़ के आपको बोल रहा हूँ कि रिवर सैंड यूज मत कीजिए, आप ये मैन्युफैक्चर्ड सैंड यूज कीजिए, क्योंकि कश्मीर अपना जन्नत है और ये जन्नत को अपने को बचाना है। बहुत है पहाड़ों पे है, उसको आप ये ऐसा यूनिट डाल के उसकी सैंड, ऐसे पहाड़ हमारे वहाँ पे हैं जहाँ पे कोई जंगल भी नहीं है, तो वो यूज पहाड़ है, तो वो यूज करना होना चाहिए। वो जो एक्सकेवेशन का वहाँ पे, मैं तो आपके गवर्नमेंट को ये बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसी जगह पे परमिशन दीजिए रिवर सैंड को। प्लांट चल रहा है, ये जो फॉगर जो लगाए हैं, ये फॉगर की वजह से जो भी डस्ट उड़ रहा है वो डस्ट देखिए नीचे गिर जा रहा है, इधर ही डंप हो रहा है, उड़ रहा नहीं है ये बाकी स्टोन क्रशर लगाते नहीं है, पर लगाना चाहिए, क्योंकि नॉर्म्स में दिया है कि आपको डस्ट कवर करना ही है। तो डस्ट कवर करने के लिए दो एक्टिविटी है, एक तो ऐसा 3 सेट में बैग चाहिए, और दूसरा ये जो फाइन जो फॉगर है, ये फॉगर में भी वो लगाना चाहिए, वो नॉर्म्स में लिखा हुआ है। 4.75 mm बिलो, क्या 4.75 mm बिलो, इसके अंदर देखिए डस्ट नहीं है। पानी क्यों डालते हैं इसमें आप? ये वॉश करने के लिए, क्योंकि इसमें 0 से 150 माइक्रोन ये साइज है। इसका जो फाइन डस्ट जो रहता है, जैसा आटा बोला जाएगा, आटे का जो साइज है वो 0 से 150 माइक्रोन है। तो ये कंक्रीट में 10% से ऊपर नहीं चाहिए। अगर वो 10% से ऊपर आया तो आपका कंक्रीट में हेयर क्रैक्स आएंगे। ये साइंस है, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते।
तो जब हाई ग्रेड के जब कंक्रीट करने रहे, अगर आपको समझो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी रही या बहुत बड़ा रोड बनाना रहा या बहुत बड़ा ब्रिज बनाना रहा, वो ब्रिज के ऊपर बहुत हैवी ट्रैफिक है, तो ऐसे जगह पे नहीं कि आपको ये सैंड यूज करना पड़ता है। इसका डंपर या टिप्पर कितना का जाता है? हम लोग ये जो सैंड है ये जगह पे 4,500 रुपए ब्रास से देते हैं। ब्रास का अगर कैलकुलेशन किया तो ब्रास से, और टन का अगर कैलकुलेशन किया तो ये एक मोटा मोटी आप ऐसा पकड़ के चलिए। एक डंपर कितने का हो जाएगा? 4 फुट का डंपर में कैसा रहता है, साइज रहती है, कोई छोटा भी डंपर रहता है, बड़ा बड़ा डंपर पे कितना आएगा? बड़ा डंपर 6 ब्रास का आता है। हाँ। तो 4,500 रुपए ब्रास से जगह का भाव हमारा, जैसा उसमें ऑल टैक्सेस वगैरह आ जाए तो एक 27,000 के आसपास, 27-28,000 के आसपास का बड़ा डंपर। बड़ा डंपर वो 2.5 टिप्पर का होता है, छोटा टिप्पर होता है छोटा टाटा टिप्पर का। 2.5 ब्रास का भी रहता है, 1.5 ब्रास, छोटे से छोटा 1.5 ब्रास, 1.5 ब्रास, 2 ब्रास, 3 ब्रास, 4 ब्रास, 6 ब्रास, और बहुत बड़ा जो 12 चक्का जो आता है वो 10 ब्रास तक रहता है। ये पूरा फाइन सैंड है, इसका साइज है 2.36 mm बिलो। इसमें जो ये जो फाइन जो डस्ट रहता है ये डस्ट नहीं है, ये छोटे छोटे बारीक बारीक पार्टिकल्स है। इसका जो साइज है ये 2.36 mm बिलो का सैंड है। ये प्लास्टर के लिए यूज होता है। तो आपने सुना जो पवन जपाड़े हैं, इन्होंने इंडिया का पहला जो है रोटरी मिल का प्लांट लगाया है, जर्मन टेक्नोलॉजी का। और यहां पे जो है इस प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चर्ड सैंड बनाई जाती, सैंड को तैयार किया जाता है। मेजरली ब्लैक बेसॉल्ट की क्वारी जो है ये बहुत जगह पे आपको जनरल मिलेंगी। अपना जो ये जो स्टोन है ये पूरा ब्लैक बेसॉल्ट है। और सबसे बड़ी बात है, इस प्लांट से बहुत कम पोल्यूशन होता है। हम खुद वहां गए थे। इस सैंड को जब निकालते हैं इसको धोया जाता है, इसको वॉश किया जाता है, और इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वो निकल जाती हैं। इसमें जो मिट्टी विट्टी है वो सेटल हो जाती है नीचे, और धुली हुई सैंड बाद में बाजार में इसको भेजा जाता है। अब मसला है कि हमारे यहाँ सैंड डिपॉजिट खत्म हो चुके हैं। हमने ई ऑक्शन कर दिया, हमने इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई। अब सरकार बोलती है कि हमने जी नई टेक्नोलॉजी लाई है, ड्रोन लगाएंगे। कब लगाएंगे? अब जब सब कुछ खत्म हो चुका, अब ड्रोन का क्या फायदा है? अब इस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है कि आप माइनिंग चेक करोगे जब इन दरियाओं में कुछ रहा ही नहीं है? अब दे हैव बीन फुली एक्सप्लॉइटेड, इसमें कुछ नहीं रहा है। अब हमें इसके अल्टरनेटिव सोचने हैं। जो हमारे यहाँ पे घर बनाए जाते हैं उनके लिए भी सैंड अवेलेबल नहीं है। हमारे दुकानें, हमारे बाकी चीजें, हमारी सैंड के डिपॉजिट खत्म हो चुके हैं, वैनिश हो चुके हैं। मगर बात यह है कि हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं दरियाओं के बगैर, पहाड़ियां हैं जहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा पत्थर जो है इरोजन के साथ, वहां पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुई है, और इतने ज्यादा पत्थर वहां पे जमा हैं जो अभी 50 साल तक चल सकते हैं। मगर उन पत्थरों का कुछ नहीं किया जाता है। हम उन पत्थरों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जो ऑलरेडी निकले हुए हैं पहाड़ियों से, जिनका कोई रोल नहीं है। उनको एक्सप्लॉइट करके छोटी छोटी जगहों पे, छोटे छोटे लेवल पे हम मैन्युफैक्चर्ड सैंड के प्लांट भी यहां लगा सकते हैं। यह भी एक सोल्यूशन है, वरना हम आगे आने वाले सालों में हम क्राइसिस का शिकार हो सकते हैं, और यहां पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं। हमारे दरिया, हमारी नदियां तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो हैबिटेशन है, पॉपुलेशन है, वो भी खतरे का शिकार हो सकती हैं। मैं चाहूंगा कि यहाँ की अथॉरिटीज को इसका संजीदा नोटिस लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।